गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी एक महिला के जीवन में एक ऐसा अनुभव रहता है जिससे शायद वो पूरी जिंदगी कभी भुला नहीं पाती। ऐसे में एक स्त्री अपने अंदर भावनात्मक तरीके से, शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से बहुत सारे बदलाव महसूस करती है। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्य सारथी में। और अमृतधारा माय हॉस्पिटल से गायनी डिपार्टमेंट से जानी मानी और अनुभवी गायनाकोलॉजिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर निधि और डॉक्टर प्रबलीन। दोनों से हम बातचीत करेंगे और जितनी भी महिलाएं इस वक्त प्रेग्नेंट है उनके लिए तो ये वीडियो और भी ज्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि प्रेगनेंसी से जुड़े हर सवाल और हर जवाब का आपको इसी में पूरी डिस्कशन के साथ आपको ये वीडियो मिलने वाली है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू महक फॉर इनवाइटिंग अस। वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर एज अ पार्ट ऑफ करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ स्वास्थ्य सारथी। और हमें बहुत खुशी होगी, हम जो अपनी बहनें, माताएं और जो सिस्टर्स हमारी बता रही हैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगी, हम विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। हेलो मैम, आप कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया। मैं डॉक्टर प्रबलीन। बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे पास इधर कुछ बातें साझा करने आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वी आर वेरी ईगर टू क्लियर द क्वेरीज, जो भी आम समाज में जो भी दिमाग में जो भी डाउट आते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बहुत मन है हमारा कि हम पूरी बातें क्लियर करें। बिल्कुल, तो कमेंट के माध्यम से आप लगातार अपने क्वेश्चंस बताते जाइए। और डॉक्टर निधि, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। मैम, जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है किसी भी महिला को, सबसे पहला पार्ट होता है, मुझे जो ऐसा लगता है, अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कितनी बार करवाना जरूरी होता है? क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं, उसके बारे में एक बार बताइए। कि अल्ट्रासाउंड, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास एक इतनी अच्छी डायग्नोस्टिक मोडालिटी है। प्रेगनेंसी में खास तौर से जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, हम 6 से 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी होने के बाद हम छोटे बेबी की हार्ट बीट उसके अंदर देख सकते हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग सी फीलिंग होती है किसी भी मदर के लिए जो प्रेग्नेंट है और अल्ट्रासाउंड में अपने बेबी के हार्ट को धड़कता हुआ देख रही है। तो 6 to 7 वीक्स का जो मिनिमम होता है टाइम, उसके बाद हम बेबी की हार्ट बीट देख सकते हैं। तो एक फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हम इस समय पे रेकमेंड करते हैं। ऑल्दो देखिए, पहले ज़माने में अल्ट्रासाउंड 3-3 महीने के बाद बताए जाते थे कि अल्ट्रासाउंड शुरू में करवा लेंगे तो बच्चे की उसको किरणें पड़ेंगी, तो किरणों से बच्चे को नुकसान होगा। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स होती हैं, दे आर एक्चुअली साउंड वेव्स, और ये साउंड वेव्स बिल्कुल सेफ होती हैं। इससे बच्चे के शरीर जो विकसित हो रहा है, उसके अंग जो बन रहे हैं, उसके ऊपर इनका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। मैम, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी को लेकर बात करूं तो अमृतधारा माय हॉस्पिटल किस तरीके की फैसिलिटीज दे रहा है एक प्रेग्नेंट वुमेन को? जी हाँ, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल है। डॉपलर कलर्ड अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल है। कभी भी ज़रूरत हो तो किसी भी समय हम ये अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। इवन सीटी, एमआरआई, ये भी फैसिलिटीज अमृतधारा में अवेलेबल है 24 आवर्स। मैम, डायबिटीज जैसी दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत है, प्रेगनेंसी में इसका कितना असर देखने को मिलता है? देखिए, आपको ये समझना होगा कि डायबिटीज़ जो होती है, जो हमारी खून की नसें होती हैं, उनको प्रभावित करती है। ब्लड प्रेशर भी खून की नसों को ही प्रभावित करता है। तो माँ के शरीर से खून की नसें बेबी को ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। और ब्लड एक ऐसा जरिया होता है जिससे बच्चे को ऑक्सीजन, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, फैट सब मिलते हैं। तो दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स अगर हम करेक्टली मैनेज नहीं करते हैं तो इसका बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रबलीन, आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, किन किन बातों का प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ जनरल क्वेश्चंस भी होने चाहिए। श्योर। तो इन जनरल जब भी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो फर्स्ट विजिट आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर कोई प्रीवियस मेडिकल इश्यूज हैं, अपने पूरी हिस्ट्री क्लियर कट बताइए। जो भी इन्वेस्टिगेशंस आपकी गायनी आपको एडवाइस करे, रेगुलरली वो इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। जो मेडिकेशंस, सप्लीमेंट्स एडवाइस हो वो करवाना है। अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है, जैसे कि मैडम ने बताया ही, अल्ट्रासाउंड करवाना है। जब 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 एंटीनेटल विजिट्स के लिए बुलाएं तब तब आपको आना है। जो प्रिकॉशंस बताई जाए, स्पेसिफिक डाइट बताई जाए, तो वो स्पेसिफिकली सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है एक स्मूथ प्रेगनेंसी और एक हेल्दी बेबी के लिए। इसके अलावा मैम, किसी महिला को अगर प्रेगनेंसी से पहले स्टोन्स की दिक्कत थी तो प्रेगनेंसी में क्या वो अपना इलाज कंटिन्यू करवा सकती है, या फिर कोई दिक्कत होती है बेबी को भी? देखिए, अगर किसी को मालूम है कि उसको किडनी स्टोन्स हैं या गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, तो प्रेग्नेंट होने से पहले हम चाहते हैं कि जब प्रेगनेंसी हो तो मदर बिल्कुल ऑप्टिमम हेल्थ में रहे, ऑप्टिमम उसकी सिचुएशन रहे। शी शुड बी बिल्कुल फिट उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मदर प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद उसको मालूम चलता है कि उसको किडनी का स्टोन है या गॉल ब्लैडर का स्टोन है। सो ये केस टू केस वेरी करता है। अगर कोई छोटा मोटा स्टोन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम उनको
कंजर्वेटिव तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हम सर्जिकल प्रोसीजर्स स्टोन के जो स्पेसिफिकली होते हैं उनको अवॉइड करते हैं। लेकिन कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें स्टोन का आकार अगर बहुत बड़ा है, स्पेसिफिकली मैं किडनी स्टोन्स की बात कर रही हूँ, और उस दौरान अगर किडनी के अंदर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो रही है तो हमें फिर दूरबीन के द्वारा या सिस्टोस्कोपी के द्वारा उस स्टोन को निकालना पड़ता है। मैम आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, फिब्रोइड क्या होता है, इसके बारे में एक बार आप मुझे भी जानकारी दीजिए क्योंकि मुझे नहीं पता। और एक बार मैं आपको कमेंट पढ़ के बताना चाहती हूँ, मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, बेबी के साथ ही फिब्रोइड भी है, क्या जब मेरा CS से बेबी होगा तो फिब्रोइड भी साथ में ही निकाला जा सकता है, एक बार बताइए। फाइब्रॉयड स्पेसिफिकली मैं आपको बता रही हूँ। फाइब्रॉयड बच्चेदानी की दीवार में एक तरह की रसौली होती है जिसको मांस की गांठ कही जाता है। तो फर्स्टली तो अगर फाइब्रॉयड हो उसमें प्रेगनेंसी का लॉन्ग रन तक खिंच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिपेंडिंग कि फाइब्रॉयड का साइज क्या है। इन जनरल ये होता है कि फाइब्रॉयड का साइज अलोंग विद द प्रेगनेंसी धीरे धीरे थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। और अर्ली प्रेगनेंसी में अगर फाइब्रॉयड एसोसिएटेड है तो रिस्क ऑफ अबॉर्शंस भी बढ़ जाते हैं। तो जो भी स्पेसिफिक टोकोलिटिक्स मेडिकेशंस जो एडवाइस की जाती हैं वो लेनी पड़ती हैं टाइम से। और ये डिपेंड करता है कि फाइब्रॉयड की कहाँ पे लोकेशन है। अगर फाइब्रॉयड साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है या नीचे की तरफ लोकेटेड है, मोस्टली हो सकता होता है कि सिजेरियन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ऐसे केसेस में। ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि फाइब्रॉयड का रिमूव करना थोड़ा अवॉइड किया जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में ऑलरेडी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसमें ब्लीडिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर अनअवॉइडेबल हो तो फाइब्रॉयड की सर्जरी भी सिजेरियन के दौरान करी जा सकती है। उसकी भी फैसिलिटीज हैं? उसकी फैसिलिटीज या अमृतधारा में है, तो यहाँ पे पूरा टोटल केयर है, ICU अवेलेबल है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो। एक्चुअली हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी से ही डील करते हैं, यहाँ से दूर दूर से रेफरल पेशेंट जो हाई रिस्क होते हैं वो सब यहाँ पे डील किया जाता है। ओके, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी मैम से। मैम एक कमेंट आया है, मेरी वाइफ को पीलिया की परेशानी है और वो प्रेग्नेंट भी है, इसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं है? शायद वो यही पूछना चाह रही है कि उनके बेबी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, देखिए प्रेगनेंसी में पीलिया के कारण मोस्ट कॉमन जो होता है वो हेपेटाइटिस होता है, जिसमें हेपेटाइटिस का जो इन्फेक्शन यानी लिवर का एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है। तो ये इन्फेक्शन गलत खान पान से होता है, लेकिन ये एक एक्यूट किस्म का इन्फेक्शन होता है जिसमें गर्भवती महिला को बुखार, भूख नहीं लगना, बहुत गाढ़े रंग का पेशाब आना, आंखों का पीलापन, ये सब हो सकता है। पीलिया जो एक्यूट किस्म का हेपेटाइटिस होता है ये थोड़े समय के लिए बच्चे को भी रिस्क में डालता है, पर जैसे जैसे महिला ठीक होती जाती है वो रिस्क बिल्कुल नॉर्मल लेवल का हो जाता है। दूसरी जो कॉमन कंडीशन आजकल हम देख रहे हैं जिसको हम इंट्राहेपेटिक कोलिस्टासिस कहते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी की हार्मोन्स जो होती हैं वो लिवर पे बुरा असर डालती हैं। उससे महिला को खारिश शुरू होती है पूरे शरीर में, उसके लिवर के टेस्ट में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन में बच्चे के हार्ट के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि अगर पीलिया है किसी गर्भवती महिला को, इसको प्लीज़ हल्के में ना लें, तुरंत आके अपनी जांच कराएं और जो ट्रीटमेंट, जो प्रिकॉशन, जो हिदायतें आपको दी जा रही हैं उनका नियम से पालन करें। इसके अलावा मैम कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है कि कई बार महिलाओं को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, इसका इलाज किस तरीके से संभव है और क्या करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग किस समय हो रही है, प्रेगनेंसी का क्या ड्यूरेशन चल रहा है। अगर अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है तो उसके कई कारण होते हैं। तो हो सकता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है कि लोकल कोई और कॉज हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, अगर मिड प्रेगनेंसी में या लेट प्रेगनेंसी में हो सकता है कि प्लेसेंटा लो लाइंग हो। तो कई कॉजेज होते हैं। तो बेसिकली सब कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड और एग्जामिनेशन, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड है। तो टाइमली विजिट्स तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है, और जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड हों वो लेनी है। और अगर कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट इज़ लाइंग इन पूल ऑफ ब्लड में, पेशेंट लाई डाउन कर रहा है, सडनली ब्लीडिंग हो गई है विदाउट पेन, तो कारण कई मेडिकल कॉजेज भी हो सकते हैं। कई बार होता है BP रेस होता है, उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती होती है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, मेडिकल एज वेल एज अदर कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हो सकती हैं इसका कॉज। इसके अलावा मैम अगर किसी महिला का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो हाल ही में और वो प्रेग्नेंट है, क्या उसे कोई दिक्कत आती है कंसीव करने के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान?
हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है महक, क्योंकि आजकल हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बहुत यंग लोग हैं जो किडनी डिजीज से प्रभावित हो रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये बहुत कॉमन रीजंस हैं जो कि यंग लोगों के अंदर अगर अनकंट्रोल बीपी रहे तो उनकी किडनीज नॉकआउट हो जाती हैं, मतलब किडनीज काम करना बंद हो जाती हैं, तो पेशेंट डायलिसिस पे आ जाते हैं और फाइनली जब डायलिसिस नहीं करवा पाते तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है। इनफैक्ट किसी भी महिला की जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट कामयाब हो गई है वो नॉर्मल तरीके से प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन कुछ केयरफुल रहना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है मेडिसिन्स, जो महिला मेडिसिन्स खा रही है कहीं वो मेडिसिन्स बच्चे के ऊपर बुरा असर तो नहीं डाल रही हैं। एक किडनी ट्रांसप्लांट की महिला को कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं। जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है उन ड्रग्स को हम बंद करते हैं। और दूसरी बात, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी, 9 महीने की जो जर्नी होती है प्रेगनेंसी की, उसके अंदर जो भी मेडिसिन हम महिला को देते हैं, खास तौर से मोस्ट कॉमनली पेन किलर्स होते हैं जो किडनी पे बुरा असर डालते हैं, तो उनके यूज़ को हमें रिस्ट्रिक्ट रखना है और नियम से किडनी के टेस्ट करवाते रहने हैं। अक्सर इन महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। सो इस वजह से ऐसी पेशेंट्स को एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, एक टीम ऑफ डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिसिन फिजिशियंस होते हैं, एक आईसीयू स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ये सब मिल के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लास्ट में मैम आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि एक अच्छी डाइट तो बहुत जरूरी होती ही है एक महिला के लिए, और क्या आप ये भी मैसेज देना चाहेंगी कि 9 महीने के अंदर कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आप कर रहे हैं अपनी मर्जी से, यानी डॉक्टर जो आपको कहें वही करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से? डेफिनेटली कोई भी मेडिकेशंस लेने से पहले आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अपने आप से घर में बैठ के कोई भी ऐसे मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी मेडिसिन बच्चे को, माँ को कब नुकसान पहुंचा जाए। तो हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें और उनकी एडवाइस को फॉलो करो। एक कमेंट आया मैम, वो जरूर मैं पढ़ना चाहूंगी और आपसे उसका जवाब जानना चाहूंगी। एक महिला है जो लिख रही है, मैम सी सेक्शन के बहुत टाइम बाद भी पेन किस वजह से होता है? मेरे सी सेक्शन को 12 साल हो गए हैं, फिर भी कभी कभी पेन होता है। अक्सर नॉर्मली अगर किसी का भी कोई सर्जरी हो जाती है तो फ्यूचर में हम किसी भी प्रकार के पेन को उससे एसोसिएट करते हैं। कई बार एज ए जनरली स्पीकिंग जब भी सर्जरी होती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो सूचर्स लगे होते हैं वो समय के साथ घुल जाते हैं, लेकिन कई बार इस प्रोसेस के अंदर कुछ एडेशंस बन जाती हैं, मतलब कि जहाँ पे धागे लगाए गए थे, जहाँ पे सिला गया था, वहां पे कोई आंत आके चिपक जाती है या आसपास ओमेंटम होता है वो चिपक जाता है, वो या उस जगह पे पेट के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो आके एडेशंस के द्वारा चिपक जाते हैं। इस कारण से कई महिलाएं बहुत लंबे अरसे तक पेन महसूस कर सकती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये पेन उस जगह का पेन नहीं होता, ये रेफर्ड पेन होता है, विच मीन्स जैसे अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो नॉर्मली जो हमारा चीरा होता है वो शरीर के निचले हिस्से में लगता है और इसी जगह पे आपको यूरिन का कोई इन्फेक्शन है उसका दर्द भी वहीं पहुंच के फील होगा, या आपको कोई लूज मोशंस है, डायरिया है, उसका पेन भी आपको वहीं फील होगा। सो नॉर्मली हमारा जो दिमाग होता है ना, जहाँ पे हमारा पुरानी कुछ हमारे लाइफ में इवेंट हुआ होता है उसके साथ उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं। सो आई थिंक द सेफेस्ट थिंग टू डू एट दिस टाइम इज कि अपने आप को एक बार थॉरोली इन्वेस्टिगेट करवा लें कि कहीं हम ऑपरेशन को दोष दे रहे हैं, कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं चल पड़ी जिसकी वजह से आप ये पेन फील करते हैं। मैम 2 और सवाल मैं देख पा रही हूँ कमेंट्स के माध्यम से, उसका भी जवाब मैं चाहती हूँ कि इसी वीडियो के माध्यम से हम दे पाएं। अगला जो कमेंट है वो ये मैं पढ़ पा रही हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी के 3 महीने में स्टिचेस आते हैं, क्या नेक्स्ट बेबी कंसीव करने पर दोबारा स्टिचेस लगेंगे? जी हाँ, लगेंगे, क्योंकि पहले अगर स्टिचेस आए हैं तो इट मीन्स कि आपका प्री टर्म लेबर का रिस्क फैक्टर है, सर्वाइकल शॉर्टनिंग है, तो डेफिनेटली लगेगा स्टिच। इसको सर्वाइकल स्टिच कहते हैं हम। इससे हम प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग करने की कोशिश होती है, इसके साथ साथ में मेडिकेशंस भी चलती हैं, तो इसके अलावा आपको बेड रेस्ट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्टिच लग गया तो दौड़ते भागते रहो, ऐसा नहीं होता। तो बेड रेस्ट एडवाइस होगा आपको साइड बाय साइड, और जो मेडिकेशंस होंगी वो होगा। 13 to 14 वीक्स के अराउंड एक बार एंटी स्कैन के बाद, आपका अर्ली अनॉमली डिटेक्शन रूल आउट करने के बाद स्टिच लगेगा आपको। एक आखिरी कमेंट मैं पढ़ना चाहूंगी। एक शख्स है जो लिख रहे हैं, मेरी वाइफ को वेरिकोज वेन्स की दिक्कत है और उनका RCT भी होना है, इसके लिए क्या करें?
यस, वेरिकोज वेन्स अक्सर जो हम समझें, जो हमारी टांग की जो नसें होती हैं उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और उनमें सूजन आ जाती है। इस वजह से महिला को चलने फिरने में, टांगों में हर समय दर्द महसूस होता है। प्रेगनेंसी में खासतौर से प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि जो ग्रोथ ऑफ द बेबी इज हैपनिंग इन द स्टमक, एब्डोमेन में जो ग्रो कर रहा है बेबी, उसके प्रेशर से जो ब्लड सर्कुलेशन है वेन्स में वो थोड़ा रिड्यूस्ड हो जाता है। तो अक्सर ऐसी महिलाओं को हम एक वेरिकोज वेन्स के लिए एक स्टॉकिंग्स की एडवाइस करते हैं कि उन्हें वो स्टॉकिंग्स पहननी है ताकि उन नसों पे दबाव कम हो सके। आरसीटी यानी हमारा जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली एक डेंटल प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो जड़ों में जो दर्द हो रही है महिला को, कैविटीज़ के बाद जो नसें होती हैं उनको हम ब्लॉक करते हैं, उनको निकाल देते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी बॉडी में, कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी बॉडी में कोई भी फोकस ऑफ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। एंड इनफैक्ट मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो हम सब लोग लेके चलते हैं वो हमारी ओरल कैविटी में यानी माउथ के अंदर होता है। तो एनी फोकस ऑफ इन्फेक्शन इन द माउथ, इन द ओरल कैविटी हैज़ टू बी रिमूव, नहीं तो वो प्री टर्म लेबर का कारण बन सकता है। और अगर आप एक अनुभवी दंत चिकित्सक के पास जा रहे हैं तो एक आरसीटी करवाने में आपको कोई परहेज नहीं करना है। इनफैक्ट आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंडेड कि आप वो करवाएं, क्योंकि इससे आपको और आपके बच्चे को आगे जाके सेफ्टी मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अगर इससे अलावा आप कोई भी सवाल जानना चाहते हैं तो डॉक्टर निधि एंड डॉक्टर प्रबलीन से आप करनाल के अमृतधारा माय हॉस्पिटल में जुड़ सकते हैं और अपने इस सवाल का जवाब यहां पर भी आकर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा स्वास्थ्य सारथी कार्यक्रम में डॉक्टर ईशू हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि यहाँ के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और उनसे भी हम हर तरह के सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अगले बुधवार को ठीक इसी समय यानी दोपहर 2 बजे स्वास्थ्य सारथी कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हम फिर से स्वागत करेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।